एस डी राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे कम समय में कम मेहनत करके आप बहुत ही आसानी से 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ ही अपनी पढ़ाई में रणनीति में चेंज करना होगा। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ मैं अपने जीवन का व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैंने 2016 में और 2021 टीजीटी में 2 बार सिलेक्शन लिया है और वो सब सारा अपना अनुभव मैं आपसे व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 16 की जो वैकेंसी आई थी उसके पहले मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो था। जीरो का मतलब आप वो बिल्कुल एकदम निम्न समझ सकते हैं, वो बिल्कुल स्तरीकृत नहीं था। तो अगर जो मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, बशर्ते आपको थोड़ी अपनी रणनीति चेंज करनी होती है। अब ये चीज़ आपको न तो कोई यूट्यूबर्स बताएगा न तो कोई कोचिंग वाला बताएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल चीज़ कोई नहीं बताता है। अब सिलेक्शन होने के बाद सारे लोग खुद को महान बताना चाहते हैं, आपको वो व्यवहारिक तरीका बिल्कुल नहीं बताएंगे। अपनी चीज़ों को वो बिल्कुल कम शो नहीं कराना चाहते हैं, तो इसलिए वो व्यवहारिक नहीं बताएंगे। जो भी रहेगा सब हाइपरबली अंदाज में बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि व्यवहारिकता की ज़्यादा वैल्यू है, सच्चाई की ज़्यादा वैल्यू है। 16 के पहले मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड सामान्य से भी बिलो था। एकदम मैं सत्य बता रहा हूँ, सामान्य से भी बिलो था। 16 से मैंने उस स्तर से पढ़ाई शुरू की कि जिस स्तर पे मुझे, अगर जो आप मुझसे राम जाता है का ट्रांसलेशन बता दो या सुबह से वर्षा हो रही है आप इसका इंग्लिश में अनुवाद कर दीजिए तो मैं शायद कर पाता। मेरी ये सिचुएशन थी। मैंने पढ़ाई अपनी टोटल इसी टेक्निक पे की है, जो टेक्निक मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ। और इस टेक्निक पे आप जो है पढ़ाई करते हुए आप खुद में जो है, कहने का मतलब परीक्षा चाहे जब हो, लेकिन ये फार्मूला अगर जो आप अपनाते हैं तो 3 महीने बाद या 2.5 महीने बाद आप खुद को इतना कॉन्फिडेंट, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपको लगेगा कि अब आप खुद को ही लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको देखिए कुछ चीज़ें अपनाना है। कुछ चीज़ें क्या अपनाना है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना चाहिए। सिलेबस के बारे में आपको जो है अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस में आपके क्या है, सिलेबस में कुछ चीज़ें दी रहती हैं, कुछ चीज़ें आपकी हिडन रहती हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यूसेज लिखा है। ये यूजेज का मतलब ही हो गया सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आ गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ें न लिखते हुए भी ये सब सारी चीज़ें आ गई। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, इसमें लिखा नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें आ गया। समझ रहे हैं? दूसरी चीज़ जो ये पहला पोर्शन है अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन का, ये टोटल अगर जो ये चीज़ आपकी स्ट्रांग होती है तो ये आपका ऑटोमेटिक अच्छा होता है। इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स यही हैं कि पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, तब इसका मुझे आंसर कहने को, तब पैसेज पढ़ना चाहिए। पहले क्वेश्चन पढ़ के आप पैसेज करते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हालांकि ये कोई टिप्स नहीं हुई, ये कोई ट्रिक्स नहीं हुई, सामान्य सी बात है। दूसरी चीज़, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अथेंटिसिटी की ज़रूरत क्यों है। आपको अथेंटिक बुक पढ़ने के लिए ही हम आपको जोर क्यों दे रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं कि आपको सामान्य बुक या हिंदी राइटर्स की जो इंग्लिश की बुक है वो कमतर नहीं है, लेकिन जब उनको बोर्ड नहीं मान रहा है, उनको कोर्ट नहीं मान रहा है, तो मैं उनको पढ़ के अपना समय क्यों वेस्ट करूं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अब आपको जानना होगा कि अथेंटिक किताबें क्या हैं। अथेंटिक किताब वो किताब है कि जो, जैसे आपका रेमंड मर्फी हुई, जैसे आपका एजे थॉमसन हुआ, जैसे आपका रेन मार्टिन आपकी बुक हुई, इसमें सर्वसुलभ रेन मार्टिन बुक है। और आप यकीन मानो, रेन मार्टिन में आप जो देखना चाहेंगे वो आप पाएंगे। ऐसा आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज़ इसमें नहीं है। 100% तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मान के चलिएगा कि अथेंटिक बुक जो भी हैं उसमें इसका रेंज सबसे ज़्यादा है। अगर जो कोई चीज़ इसमें दी गई है मुझे उसी का अस्तित्व मानना है। कोई ये बताता है कि भैया फलाने वाली बुक इतनी मोटी है, उसमें बहुत रूल्स दिए गए हैं, उसकी तुलना में इस बुक में रूल्स कम हैं, वो आप भूल जाओ। अब पूछो क्यों भूल जाओ। जैसे मान लो आप हो क्वेश्चन पेपर सेटर, क्वेश्चन पेपर आपको बनाने के लिए मिल गया। अब आप क्या चाहोगे कि आपके क्वेश्चन की छीछा लेदर हो, आपके क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आए, आपका क्वेश्चन कोर्ट पहुंचे, आप कदापि नहीं चाहेंगे। तो आप इससे बचने के लिए क्या करेंगे? इससे बचने के लिए आप ये करोगे कि किसी अथेंटिक बुक से आप रेफरेंस लेंगे। अथेंटिक बुक के आप हूबहू एग्जाम्पल लेने का प्रयास करेंगे। अथेंटिक बुक के आप जो है, जो उसमें एक्सरसाइज दी रहेगी, आप वहाँ से क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे।
तो हमको ऑथेंटिक बुक ही हम क्यों ना पढ़ें, डायरेक्ट चीज़ें हमको वहाँ से फंसी हुई मिल जाएं। अब इसीलिए मेरा सारा फोकस आपको है कि आप ग्रामर के मामले में रेन मार्टिन पढ़ो, ग्रामर के मामले में आप एजे थॉमसन को पढ़िए, ग्रामर के मामले में आप रेमंड मर्फी को पढ़िए। 3 बुक आपके लिए सफिशिएंट है। दूसरी चीज़, आप जैसे लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर पढ़ने में आपको क्या करना है कि जैसे ये दिया गया है क्या आपका फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच, ये दिया गया है। इस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा क्योंकि ये लिटरेरी टर्म्स ऑफ फॉर्म्स एक साथ में आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है। अब आते हैं वर्क्स पे या इनके आथर्स पे। आप ये बताओ, जैसे जैसे पीजीटी है तो पीजीटी में 17 राइटर्स हैं, टीजीटी में आपके 4 राइटर्स हैं। मैं टीजीटी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। हमारा दोनों पे फोकस है, लैंग्वेज वाला पोर्शन दोनों का बराबर है। लिटरेचर में पीजीटी में राइटर्स आपके बढ़ जाते हैं, उसमें 4 राइटर्स हैं, इसमें 17 राइटर्स हैं। अब उसमें जैसे ये वर्ड्सवर्थ हुए, शेक्सपियर हुए, कॉमन है, तो मैं सबसे पहले इन्हीं का जिक्र करता हूँ। अब जैसे मान लो मुझे वर्ड्सवर्थ पढ़ना है तो वर्ड्सवर्थ पढ़ने में मुझे पागलों की तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हम पे इसलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड से इसकी जो है शुरुआत की है और ये बड़ा ही कारगर तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम साइकोलॉजिकल है। अब जैसे वर्ड्सवर्थ हैं तो वर्ड्सवर्थ को अगर जो आपको पढ़ना है तो इनको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इनका क्या है आथर्स, तो आथर्स में इनकी बायो पूरी आ गई। बायो में इनकी आपको उन्हीं के बारे में पढ़ना है जिनका इनके लिटरेरी करियर में योगदान है। जिनका लिटरेरी करियर में योगदान नहीं है उन पे आप अपना पढ़ करके समय सिर्फ वेस्ट करेंगे। और इंग्लिश में या कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका आप सिलेबस देखो, फिर उसके बाद आपको क्या है पढ़ने से ज़्यादा वहाँ छोड़ना ज़रूरी होता है कि क्या क्या चीज़ छोड़ना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए सफलता यहाँ है और आप मेहनत यहाँ कर रहे हैं तो बताइए आपको सफलता मिलेगी? सफलता आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप अपना पहले सिलेबस समझो, सिलेबस का आप टेस्ट समझिए। तो टेस्ट समझने के बाद आप वो टेस्ट आपको समझ कहाँ से आता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका टेस्ट समझ में आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ते हैं आप उसमें देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ के जो है ताऊ के मामा के नाना के लड़के का नाम ये कभी पूछा गया है? बहुत पूछा गया होगा। डोरोथी के बारे में पूछा गया, डोरोथी के बारे में क्यों पूछा जाता है? और इनके भी भाई बहन थे उनके बारे में क्यों नहीं पूछा गया? इसके बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका इनके लिटरेरी करियर में योगदान था। आप इनको समझ रहे हैं तभी आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हमको दूसरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शेक्सपियर की बात आती है, उनके एक दोस्त थे बेन जॉनसन, उनका इनके कुछ लिटरेरी करियर में थोड़ा मोड़ा योग, हमको उनको हल्का फुल्का भी देखते हैं हम लोग। अदरवाइज जिनका लिटरेरी करियर में योगदान नहीं है आप उनको अगर जो सर्च करते हैं, आप उन पे अपना पढ़ते हैं तो समझिए आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात, अब एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो आपने मैटर इकट्ठे कर लिए, मैटर आपने बना लिया, मैटर बनाने के बाद जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में कोई भी, जैसे मान लो शेक्सपियर ही आ गए तो शेक्सपियर का मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में इनको ढालना पड़ेगा। आप शेक्सपियर जैसे 52 साल जिए हैं तो 52 साल जिए हैं तो मुझे हर एक साल के लिए एक लाइन आपको देने में क्या हर्ज है? आप हर एक साल के लिए एक लाइन दो। 1564, 1565, 1566, 67, 68, ऐसे आप 52 साल जिया है, टोटल तुम्हारी 52 लाइन खर्च होगी। एक साल में कभी कभी 2 इवेंट आ जाती है तो वहाँ तुम्हारी 2 लाइन खर्च होगी। हर साल 2 इवेंट आती भी नहीं है, कुछ इसमें लाइनें तुम्हारी खाली जाएंगी। टोटल मिला जुला के 100 लाइन में आपकी इतनी गजब की नोट्स बन जाएगी जिसका कुछ कहने वाला नहीं है। और किसी की भी नोट्स पे आप भरोसा ना करो। अब पढ़ने का मैं आपको तरीका बताऊं, इसमें भी ऑथेंटिक बुकों की बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू क्या है? क्योंकि डेट्स, अब यहाँ बायोग्राफी में भी डेट्स की बात आती है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप ऑक्सफोर्ड कंपेनियन बुक ले लीजिए। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन बुक उतनी अब महंगी नहीं है जितनी महंगी आप समझ रहे हैं, उसका PDF फॉर्म अवेलेबल है। और PDF फॉर्म में भी आप ई बुक वाला फॉर्म चूज़ करो। तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लो मुझे शेक्सपियर पढ़ना है तो कंटेंट पे आप जाएंगे, वहाँ जैसे शेक्सपियर को आप ऐसे टच करोगे तो टच करोगे सीधे वो जंप करा के तुमको पहुँचा देगा वहाँ पे, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। और वहाँ मुश्किल से 50 लाइन से ज़्यादा उसकी बायोग्राफी नहीं है और उन 50 लाइन्स को मुझे सबसे पहले नोट करना है। तो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की 2 राइटर्स की बुक आती है तो दोनों की आप PDF आप जो है ले लीजिए। उसके बाद आप क्या करो कि उससे जो है दोनों राइटर्स के में क्या क्या दिया गया है, ज़्यादा का अंतर नहीं है, एक पहले आप कवर कर लीजिए, जब दूसरी वाली आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा 2-4 पॉइंट तुमको ज़्यादा मिलते हैं बस।
तो उनको इसी क्रोनोलॉजिकल आर्डर वे में आप ढालते चले जाओ। अब जैसे मान लो 2 राइटर तुमने ख़त्म कर लिए, 2 आपने जो है जो कहने का मतलब 2 राइटर्स ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के ख़त्म कर लिए। अब आपको लगता है कि मेरे पास समय भी है, मुझे और इसको बढ़ाना चाहिए, और बढ़ा लो। आप WJ लैंग भी देख लो, अल्बर्ट देख लीजिए, आप एक आध 2 राइटर्स और देख लीजिए, लेकिन ये सब कब करिए, जब आपके पास समय हो। अच्छा, दूसरी चीज़, जो भी आप ऑक्सफोर्ड कंपेनियन से पढ़ रहे हैं या अल्बर्ट से पढ़ रहे हैं या जिससे भी, उनके सामने उसका मेंशन ज़रूर कर दो। जैसे 1564 स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एबन, तो ये आपको क्या करना है, ये हमने कहाँ से नोट किया, हमने ऑक्सफोर्ड से नोट किया है, तो उसके सामने आप लिख दो OC। कल की डेट में मान लो कोई ऐसा एक इंसान मिलता है जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है और वो मुझे कोई दूसरी चीज़ बता रहा है, तो कम से कम मैं आके अपने नोट्स से चेक तो कर लूँगा कि ये चीज़ कहाँ है। जैसे मान लो 8-10 बुकें आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, मन आपका मानेगा नहीं, 8-10 तक तुम जाओगे तो कन्फ्यूजन उस समय होगा कि यार इसको मैं पढ़ा कहाँ था। तो 50 पलटो, अपना टाइम वेस्ट करो, कन्फ्यूजन जो है, कन्फ्यूजन की स्थिति में आप जो है रहिए। वैसे रहेगा, आप इसमें देखेंगे अच्छा ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, तुरंत आप उसको पलट के देखे किताब में, जहाँ दोबारा देखे वो चीज़ मिली, तुरंत कहोगे यार वो तो जो है फर्जी भौकाल बना रहे थे। तो ये चीज़ आपको जब नोट्स में आप रेफरेंस जो है करेंगे, जैसे मान लो कोई चीज़ तुमने अल्बर्ट में देखी तो अल्बर्ट ALB लिख दो उसके सामने, WJ लैंग में आप WJ लिख दीजिए। ऐसे सबके सामने आप रेफरेंस देते जाइए। अब कम से कम कल की डेट में कोई आपको उससे डिफर चीज़ें बता रहा है तो आप उनसे पूछो कि सर ये आप कहाँ से बता रहे हैं। अगर जो उनको लगता है कि आपसे भी बिलो स्टैंडर्ड की वो बुक है, आप उनसे बहस मत करो, अच्छी बुक है, उससे ज़्यादा जैसे ऑक्सफोर्ड कंपेनियन का तो कोई काट नहीं है, इसके सामने तो सारे धराशायी हैं। अगर जो जैसे WJ लैंग है या इस टाइप की कुछ बुक है, इससे कोई बड़ी बुक का नाम बताता है, आप तुरंत उनसे रेफरेंस उसका मांगो, किस पेज पे है, वो तुरंत बताएंगे। नहीं है, किताब का नाम बताएंगे, आप कम से कम टैली तो करोगे। अदरवाइज हमारा व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि एक दूसरे को लोग गुमराह करने वाले बहुत हैं, सच्ची चीज़ नहीं बताते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने भवकाल के चक्कर में, अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में, उनको अगर जो गलत भी बोलना पड़ेगा तो एक बार अगर जो उनके मुंह से गलत निकल भी गया तो वो यू टर्न नहीं मारते हैं, आपसे सारी नहीं बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई। तो आपका नुकसान ना हो, धोखा ना हो, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से करें। आप ऑथेंटिक बुक चूज़ करें। आप ऑथेंटिक बुक से अगर जो बायोग्राफी तैयार करते हैं तो बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम लाइन्स में आपकी तैयार हो जाएगी। ये जो बल्कि आपके बन जाती हैं, कहाँ से बनते हैं, ये कहने का मतलब जो गैर जरूरी राइटर्स हैं जिनको नॉन ऑथेंटिक बोलते हैं, वो बल्कि ज़्यादा बना रहे हैं। तो मैं उनसे पढ़ूं क्यों जब क्वेश्चन उनसे नहीं बनने वाले हैं। बोर्ड का मेंबर जो बनाने वाला है या जो पेपर सेटर है, वो अपनी चूरन छाप किताबों से क्यों अब जो है क्वेश्चन बना के अपनी छीछा लेदर करवाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो भी बायोग्राफी बनाएंगे, आप एकदम क्रोनोलॉजिकल आर्डर वे पे बनाओगे। अब इसमें PG3 में 17 राइटर्स हैं। आप किताब लेके बैठ जाइए, एक राइटर एक दिन में बड़ी आसानी से निकलता है, बहुत आसानी से क्लियर होता है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और आधी चीज़ तो तुमको ऐसे बनाते बनाते याद हो जाएगी, आधी से ज़्यादा याद हो जाएगी तुमको। और उसके बाद 17 दिन में आपके अंदर जो गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पतली सी तुम्हारी नोट्स बनेगी, पतली सी नोट्स में, और डेली उस नोट का आपको रिवीजन करना है। पूरे TGT PGT की प्रिपरेशन में एक जो जादुई पॉइंट है वो है रिवीजन। उसका कोई सानी नहीं, आप बिल्कुल याद मत करो, सिर्फ रिवीजन करो। सुबह उठो, अपने आप जो बनाए हैं वो आप उसको जो है करिए। अच्छा, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि 24 घंटे में अगर जो आप किसी चीज़ को एक बार और देख लेते हो उसी के अंदर, तो वो अगले 24 घंटे के लिए परमानेंट हो जाती है। उसके बाद एक बार आप देखते हो तो अगले 3 दिन के लिए होती है, उसके बाद आप देखते हैं तो 7 दिन के लिए होती है। ऐसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। तो आपको सिर्फ परीक्षा पास करनी है, कुछ समय के लिए आपको रोकना है। आप यही रिवीजन वाला फार्मूला लगा के करते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें याद होती हैं, जैसे जिनकी मेमोरी शार्प है वो तो रट लेते हैं, जिनकी नहीं शार्प है तो वो रिवीजन अपना करके रोक सकते हैं। आप ये पैटर्न लगाएंगे। मैं आपको अभी नीचे इसका एक नमूना दिखा रहा हूँ कि कैसे बायोग्राफी बनाई जाती है, कैसे आपको किया जाता है और कैसे उसके सामने डेट्स नोट की जाती है। दूसरा तरीका आपका क्या आता है? दूसरा तरीका आता है कि जैसे क्वेश्चन पेपर के जो है बनाने वाले का आप माइंड समझ लिए। अब जैसे राइटर के अब वर्क की बात आती है, वर्क की बात आएगी तो वर्क में आप क्या करेंगे? वर्क में पहले आपको इम्पॉर्टेंट से नॉन इम्पॉर्टेंट करना है। पहले आप इम्पॉर्टेंट कवर करो। इम्पॉर्टेंट वर्क प्रयास हो सके आप उनकी पूरी टेक्स्ट पढ़िए, किसी के भरोसे न रहो। पूरी टेक्स्ट पढ़ने के बाद आप नोट करो।
उससे क्या होगा, 2-3 दिन तुम्हारा जो है लगेगा और 2-3 दिन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। उसकी भी ऐसे नोट्स बना लीजिए जैसे हमने आपको बताया है। और अगर जो आपको तरीका नहीं पता होगा तो तरीका मैं आपको बता दूंगा। मेरी 1-2 यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, हैमलेट के नाम से, ओथेलो के नाम से, आप उसको देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो वर्क की आप डिटेल में जाओ। डिटेल के बाद एक तो हो गया ये इसका पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है कि वर्क की फॉर्म को देखो। जैसे सेक्स वो हैं वर्ड्सवर्थ हैं, इनकी टिंटल नबी पोएम है, तो टिंटल नबी में कितनी लाइन्स हैं, टिंटल नबी क्या चीज़ है, ड्रामेटिक लिरिक है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब तुम्हारे सामने आएगा यार ड्रामेटिक लिरिक है, कुछ लोग कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो ये स्थिति न पैदा होने दो। आप इस स्तर के नहीं हैं। आप ये जैसे आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं, लिटरेरी टर्म्स आपने कहाँ पढ़ी, एम.एच. अब्रम्स से। एम.एच. अब्रम्स से क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ, उससे बड़ी लिटरेरी टर्म्स की कोई बुक नहीं है। अथेंटिसिटी के मामले में मैं बता रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं बता रहा हूँ, अथेंटिसिटी की बात कर रहा हूँ। बनाने वाला भी वहीं से पूछेगा, तो मैं उसी को क्यों ना पढ़ूं। आप उसमें जाओ, उसमें मानक दिया है कि क्या चीज़ क्या होनी चाहिए। तो आप ड्रामेटिक लिरिक के मानक आपको पता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के आपको मानक पता है, आप क्यों कंफ्यूज हो। आप तुरंत उस चीज़ को अप्लाई कर दो वर्क पे, वर्क पे तुरंत आप अप्लाई कर दीजिए उसको। देखिए कि वो ड्रामेटिक लिरिक है कि ड्रामेटिक जो है मोनोलॉग है, उसका जो आई है वो किसके लिए जा रहा है, वो पोएट के लिए जा रहा है या किसी दूसरे के लिए जा रहा है। तो आप कन्फ्यूजन में रहना चाह रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन में हैं। आप पढ़ते हुए भी, आप सब चीज़ जानते हुए भी खुद को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। तो दूसरी चीज़ ये है। अब एक चीज़ और ध्यान देना होता है इसमें कि अगर जो उस वर्क के नाम से कोई और वर्क दिए गए हैं, किसी दूसरे राइटर ने लिखे हैं, आप उनको थोड़ा पढ़ लीजिए। समझ रहे हैं आप अपने कहने का मतलब। अब जब ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये सब सारी चीज़ आप बना लिए, आप अथेंटिक बुकों के बारे में जान लिए। जैसे मैं एक बार फिर अथेंटिक बुक आपको नाम गिनवा दूं। ग्रामर के मामले में 3 अथेंटिक राइटर, वो जैसे आपके क्या बोलते हैं, रेमंड मर्फी हो गए, आपके एजे थॉमसन हो गए, आपके रेन मार्टिन हो गए। ये 3 बुक आपके लिए हमको लगता है सफिशियंट है। दूसरी चीज़ जैसे आपका लिटरेचर के मामले में, डेट सोर्स के मामले में आपको कन्फ्यूजन होती है या राइटर्स आपको पढ़ना है, आप कहाँ से पढ़ेंगे, आप ऑक्सफोर्ड कंपेनियन से पढ़ लो। थोड़ा पढ़ोगे आपको जो है उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी चीज़ आपको जैसे अब टर्म्स पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में जो है मैं वही बता रहा हूँ, अननेसेसरी चीज़ें नहीं। अब आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में टर्म्स हैं, फॉर्म्स हैं। तो फॉर्म्स आप जो है लिटरे उससे एम.एच. अब्रम्स से आप कवर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक गलती आप और करते हो, आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिए। जो अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया वहाँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है या उससे मिलते जुलते कोई शब्द हैं। आपको राइटर्स दिए गए हैं, 4 राइटर्स, 17 राइटर्स, उनके वर्क और उनकी बायो। तो बताओ आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के अपनी ऐसी की तैसी क्यों करवा रहे हो। आपके पास इतना ज़्यादा समय है कि तुम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो। 4 राइटर पढ़ के, 17 राइटर पढ़ के वो किताब किनारे रख दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसका। तुम्हारे पास समय है, वो राइटर्स की डिटेल आप पढ़िए। आप एम.एच. अब्रम्स पे समय दीजिए, आप ग्रामर पे समय दीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे बिल्कुल समय मत दीजिए। वहाँ अगर जो आपने बुक खरीद भी ली है तो सिर्फ उनसे 4 राइटर या 17 राइटर उनमें से आप निकाल लो। उसके बाद बुक आप किसी किनारे में रख के संदूक फंदूक में बंद कर देना। अब ये आप इतना करेंगे, जैसे 17 दिन में आपने 17 राइटर्स तैयार कर लिए। अब उनके बाद राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क पे आप काम लगाना शुरू कर दिए। उसके पहले आपको क्या करना है, वर्क पे काम लगाने से पहले आपको क्या करना है, आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ लेनी है। लिटरेरी टर्म्स जब आप पढ़ेंगे तो लिटरेरी टर्म्स आप पहले ही पढ़ते नहीं समझ जाएंगे। जब लिटरेरी टर्म्स आप पढ़ लेंगे 1-2 बार, आपके जहन में वो चीज़ आ जाएगी। उसका आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ते समय आप उसका व्यवहारिक यूज समझना। अब जैसे कैथारसिस, तो कैथारसिस क्या है, कहाँ वर्क पे लगी। ह्यूब्रिस, तो वो वर्क पे कहाँ लगी। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, आप उसको पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। आप लिटरेचर जैसे मान लीजिए किसी राइटर का वर्क पढ़ रहे हैं तो वहाँ कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज़ हुआ है, ये तुमको पता होना चाहिए। आप जैसे कोई मूवी देख रहे हो, मूवी देखते समय तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का अच्छा यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है। अब जैसे एक मुझे याद है, मैंने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी थी। बाजीराव मस्तानी में जो उसका हीरो, क्या नाम है उसका, रणवीर सिंह जब उसका हीरो है, एक बार वो आता है, उसके साथ मस्तानी बाई रहती है। वो लोग, उसके मम्मी पापा चाहते हैं कि नहीं मस्तानी बाई साथ में रहे। बीच में ऐसा कोई इवेंट आता है कि वो कटार खींच के अपने भाई के ऊपर मारता है।
तो कहने का मतलब वो कटार ही, अच्छा कटार मारने का उद्देश्य उसका उसको मारना नहीं था, लेकिन अपना एंगर, उसके मन में इतना एंगर था कि वो अपना एंगर उस कटार के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखे होंगे कितना गजब का सीन लगता है। तो मतलब ये इतना गजब क्यों लगा? गजब इसलिए लगा कि उसने अपने इमोशन ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किए हैं, और वो ऑब्जेक्ट जैसे एंगर, एंगर कैसा है? मतलब डेंजरस चीज है। कटार कैसी है? डेंजरस चीज है। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज किया गया, बहुत अच्छा यूज किया गया। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि क्रोध को आप गुलाब के फूल पर रिप्रेजेंट डाल के आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब अब जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया वो भी उसी से मिलती जुलती, वो भी डेंजरस है, तुम्हारा क्रोध भी डेंजरस है। तो अब आपने तालमेल मिलाया। आप कोई गाने सुन रहे हैं, आप देखिए गाने के अकॉर्डिंग टू उसका जो बैकग्राउंड है कि नहीं। जैसे लव सॉन्ग सुन रहे हो, तो लव सॉन्ग सुनने के पीछे उसका जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है वो भी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का काम करता है। लव सॉन्ग है तो जाहिर सी बात है वो मॉर्निंग का समय होगा, इवनिंग का समय होगा, या बरसात का समय होगा। या कोई आप युद्ध वाला देख रहे हैं तो युद्ध वाले में तो बरसात का समय दिखाया नहीं जाता है, या रोमांटिक मौसम दिखाया नहीं जाएगा। फिरोसियस चीज़ें दिखाई जाएंगी, चिलचिलाती धूप रहती है, जो है आंधियाँ आती हैं। तो ये सब चीज आप, जैसे आप लिटरेरी स्टूडेंट हैं, आप इस पे ध्यान दो ना। आप क्यों मूवी देख के जो है, आप मूवी नहीं देख रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा। आप जितना लिटरेरी टर्म्स पढ़े हैं, जितनी उनके आप टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, आप उस पर अप्लाई तुरंत करो। आप बाहुबली मूवी देखो, अच्छी चीज़ है, लेकिन देखो अप्लाई हुआ कि है कि नहीं अप्लाई हुआ है। अरिस्टोटल की जो प्लॉट थियरी है, या अरिस्टोटल ने जो एक आदर्श प्लॉट बनने का मानक बताया है, वो पूरा करता है कि नहीं पूरा करता है। तो आप ये सब चीज़ कब अप्लाई करेंगे? जब उसका आप व्यवहारिक यूज जानोगे। और इसके लिए आपको अच्छे मित्र मंडली की ज़रूरत पड़ती है, और अच्छी मित्र मंडली खुद बनाई जाती है। अब आप अपना कोई एक दो दोस्त ऐसे ढूंढो, वो ग्रुप के मतलब इतने ज़्यादा दोस्त नहीं ढूंढने का आप जो है बेहाल हो जाओ। दो चार आपके स्तर के ढूंढिए जो इस टाइप के जिज्ञासु हों, आप उन्हीं से डिस्कशन करो। कुछ आप बताएंगे, कुछ वो बताएगा। तो ये आप इंजॉय लेते लेते इतनी गजब की तैयारी हो जाती है, आपस में पूछते पूछते इतनी गजब की तैयारी हो जाती है कि तुमको लगता है समय निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, यार मेरी तो ये तैयार हो गई। तो इंजॉय लेते हुए पढ़ाई आप ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे जब इस स्तर की आपकी पढ़ाई हो जाएगी, तो तुम कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए घर का कोई आप काम कर रहे हैं, उस समय भी ये चीज़ें आपके दिमाग में टहला करेंगी, ये ड्रीम के जैसे तुम्हारे दिमाग में। तो मतलब आप काम भले कर रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई जारी है, आप सो रहे हैं आपकी पढ़ाई जारी है, सपने में भी ये चीज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो आप खाली समय में कुछ भी वर्क कर रहे हैं, वो रील तो तुम्हारे दिमाग में दौड़ रही है, आपका रिवीजन हो रहा है, तुमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में शेक्सपियर को डाला है। तो बैठे हो खाली, 1564 में ये हुआ, 65 में, अच्छा 78 में इनकी जो है, 78 में स्कूल गया था। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ऐसे याद हो जाएंगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। अब जैसे ये है क्रिटिकल कमेंट्स, इनके पीछे ज़्यादा मुझे नहीं जाना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ना है, लिटरेरी थियरी इसका फिलहाल टीजीटी पीजीटी में कोई यूज़ नहीं है। क्रिटिज्म पे एक दो क्वेश्चन इसके आते हैं, इसके पीछे मुझे नहीं भगना है। तो ये सब स्मार्ट तरीका होता है, अंग्रेजी में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है छोड़ना, इन सब चीज़ों को मुझे छोड़ना है। अब अच्छा लिटरेरी टर्म्स जैसे आप एम एच अब्रम्स से पढ़ रहे हैं, तो वो भी ब्रिटिश वाले पे ज़्यादा आप फोकस करना, आप अमेरिकन पे फोकस मत करना, आप रशियन पे फोकस मत करना। आप कोई भी लिटरेरी फॉर्म पढ़ रहे हैं तो आप ये देखो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन के बाद फिर सीधे वो इंपॉर्टेंस उसकी होती है कि इसको इंग्लैंड लेके कौन आया, इंग्लैंड में आया तो किसके पीरियड में आया। आपकी क्वेरी इस टाइप की होनी चाहिए, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वो इंग्लैंड कब पहुंचा, ओरिजिन आप जान लो, ओरिजिन के बाद वो देख लो इंग्लैंड बीच में क्या हुआ, बीच में वो जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, न वो परीक्षा में आपके आता है। अब यहाँ देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है बायोग्राफी बनाई जाती है, आप कैसे बायोग्राफी एक स्मार्ट वे में बना के आप तैयार कर सकते हैं। अब जैसे ये देखो मैंने शेक्सपियर का जो है बनाया है, देख रहे हैं 1564 में पैदा हुए हैं, 1564 में पैदा हुए हैं, जो इसके सामने था मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। 65 में कुछ नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया, 66 में कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया, 67 में कुछ नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। अब जैसे 71 में मुझे इवेंट मिला तो 71 में मैंने लिख दिया, 72 में कोई इवेंट नहीं है, 72 में मैंने खाली ऐसे, ये देखिए आप इसी टाइप से ऐसे बनाते चले जाइए, समझ रहे हैं, जो मिले आप इसी टाइप से ऐसे आपको जो है ऐसे बनाते चले जाना है। आपको ऐसे अपनी और ऐसे आपको सबका बनाना है, समझ रहे हैं, ऐसे आपको जो है सबकी बायोग्राफी ऐसे बना के तैयार कर लेनी है। ऐसे आप चाहेंगे तो हर राइटर्स की जो है कर लेंगे।
अब देखो एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसे 4 हैं टीजीटी में, 4 हैं, तो टीजीटी में जो 4 थे तो चारों का आप जो है तुलनात्मक अध्ययन ऐसे आप करके पढ़ो, या और है तो और कर, जैसे ईयर किस ईयर में पैदा हो, तो हाँ 64 में ये हुए हैं, 68 में मिल्टन हुए हैं, 70 में ये हुए हैं, और जो है 67 में ये हुए हैं, 1867 में। तो सबका एक साथ पढ़ेंगे। जैसे बर्थ प्लेस आप पढ़ रहे हैं, बर्थ प्लेस में क्या, लोकल विलेज, तो ये विलेज सबके एक साथ। आप डिस्ट्रिक्ट, तो सबके डिस्ट्रिक्ट एक साथ, चारों के आप पढ़ लो। काउंटी, तो चारों की काउंटी क्या क्या लगती है, एक साथ होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, दिमागी घोड़ा जितना आप इस टाइप का एनालिसिस करके आप पढ़ाई करेंगे, ये चीज़ उतनी ही रुकेगी। आपको कभी रिवीजन करने की ज़रूरत होगी, आप बस में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, किसी भी तुमको हेल्पिंग चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दिमाग में ऐसे रील आपके दौड़ा करेगी। अब इसमें देखो जैसे फादर, अब इसमें कितनी ये रोमांटिक चीज़ है। जैसे फादर, सबके फादर का नाम जान जान जान, मतलब ये जान आपके जो है, इनमें जो है आपने शेक्सपियर लगा दिया, इनमें आपने मिल्टन लगा दिया, इनमें आपने वर्ड्सवर्थ लगा दिया, इनमें आपने गाल्सवर्दी लगा दिया। अब ऐसे मदर जितनी है, इनकी सबकी देखो मदर हमने कर दिया है। अब फिर उसके बाद मदर का जो सर नेम था, वो सर नेम क्या क्या होता है, तो सर नेम चारों का आप ऐसे याद करो। तो अगर जो आप इस टाइप से पढ़ाई करते हैं तो कम मेहनत में भी आप आसानी से जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें देखो हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, बस उतना ही आप ध्यान देना। पहली चीज़, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या है कि अथेंटिक बुक, इनकी वैल्यू है। ग्रामर की अथेंटिक बुक 3 बुक हमने आपको सजेस्ट की है, और 3 बुक भी अगर जो नहीं लेना हो तो आप उसमें सिर्फ एक रेन मार्टिन लेके भी आपका काम चल सकता है। दूसरी, अच्छा रेन मार्टिन का कुछ मैंने वीडियो बना के डाला भी है, अगर जो आपको वो पढ़ना होगा तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ लिटरेचर में आती है, तो लिटरेचर में देखो तुमको 2 चीज़ पढ़ना है। बायोग्राफी, तो बायोग्राफी इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे पे आप डाल के बनाइएगा, आपकी बहुत जल्दी कम ही शब्दों में तैयार हो जाएगी। वर्क, तो वर्क आप जब भी पढ़ें उसमें आप ये देखें कि कैथारसिस का यूज हुआ कि नहीं हुआ, ह्यूब्रिस का यूज हुआ कि नहीं हुआ, लिटरेरी टर्म्स, उससे पहले वर्क पढ़ने से पहले आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ लो, उसका एप्लीकेशन इसके ऊपर लगा के देखिए। आप इनके कैरेक्टर्स को नोट करो, इस वर्क के नाम से किसी दूसरे राइटर ने वर्क लिखा है, आप उसको नोट कर लीजिए। इस वर्क में इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कहने का मतलब इसमें कितनी लाइनें यूज हुई हैं, इसका जानरा क्या है, समझ रहे हैं, इसके जो है इसका जो है पृष्ठभूमि इसकी क्या है, सोर्स क्या है, बस इतनी ही चीज़ें आपको नोट करनी है। अब इनके जब आप एक नोट्स बनाओगे तो वो नोट्स बनाते बनाते तुमको आधा याद हो जाएगा। किसी की नोट्स वोट्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। आप जब खुद कुआं खोद के पानी पियेंगे उसका टेस्ट अलग होता है, कठिन होता है, लेकिन ये कठिनता तुमको एक बहुत जो है टैलेंटेड इंसान बनाएगी। आपके पास कुछ न रहते हुए भी बहुत कुछ हो जाएगा, आप लास्ट में आप खुद बड़ा स्ट्रांग खुद को आप फील करोगे। अब उसके बाद नंबर आता है आपका लिटरेरी टर्म्स का। लिटरेरी टर्म्स आप जब भी पढ़ेंगे एम.एच. अब्राहम्स बुक से पढ़ेंगे। लिटरेरी फॉर्म्स जब भी आप पढ़ेंगे आप एम.एच. अब्राहम्स बुक से पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच भी आपको इसी में एम.एच. अब्राहम्स में बड़ी गजब की दी गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी फिगर ऑफ स्पीच पे डालूंगा। जैसे फिगर ऑफ स्पीच आप कंफ्यूज होते हैं सिनेक्डकी मिटोनमी में, आप कंफ्यूज होते हैं एंटीथेसिस, आप कंफ्यूज होते हैं पैराडॉक्स में, आप कंफ्यूज होते हैं एपिग्राम में, आप कंफ्यूज होते हैं ऑक्सीमोरन में। इन चारों को मिला करके एक वीडियो नहीं बनी होगी, इसमें जल्दी कोई हाथ नहीं डालना चाहता है। और ये सब सारी चीज़ें कैसे मिली हैं, ये सब सारी चीज़ें इनके व्यवहारिक पहलू सीखने से ही हमको जो है सारी प्राप्त हुई हैं। और अगर जो मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो यकीन मानिए किसी का भी हो सकता है। और मैंने एक बार नहीं, मैंने 2-2 बार सिलेक्शन लिया है। सेम यही रणनीति लगा के, सेम यही तरीका लगा के मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको लगाइए। और किसी की भी आप मत सुनिएगा, कोई भी आपको कुछ भी बताए आप पहले उनको जज करो, उनका तरीका व्यवहारिक है कि नहीं है, मानने वाला है कि नहीं है। ग्रामर आप पढ़ रहे हैं, ग्रामर में एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जीरेंड पार्टिसिपल पढ़ रहे हो आप अलग कर पा रहे हो कि नहीं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आप अलग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सिंटैक्स आप पढ़ रहे हैं तो पता चला सिंटैक्स में इतने ज़्यादा रूल नहीं हैं जितने तुम बनाए हो। अब सिंटैक्स की मैं एक वीडियो आप डालूंगा, टोटल 3 रूल में पूरी सिंटैक्स कवर हो जाएगी। टोटल 3 रूल में मैं आपको बता रहा हूँ, खाली उसका आपको एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। तो टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो हम यूट्यूब पे आपके जो है बना बना के डालेंगे और आप देखना आपकी पढ़ाई कितनी ईजी हो जाएगी। अब ये वीडियो जो है थोड़ा आपके ज़्यादा लंबी बन रही है, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करूँगा। और आप इसी पैटर्न पे आप तैयारी करो, उसके बाद आप खुद बताओगे कि सर मुझे कितना फ़ायदा हुआ है।